आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो लोअर वैल्यू ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द ग्रुप 15 वाई। तो हमारे पास यहाँ पे एक एलिमेंट दिया हुआ है ग्रुप 16 और एक एलिमेंट है ग्रुप 15। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 जो है जनरली फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी होती है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू द ग्रुप 15 अगर सेम पीरियड की ही बात करते हैं तो सबसे पहले आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आयनाइजेशन की डेफिनेशन जो होती है हमें जनरली ये पढ़ा है कि एनर्जी हमें चाहिए होती है ताकि जो अगर मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्टिव एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम बाहर निकाल सके। सो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ग्रुप 16 और ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो क्या होती है। ग्रुप 15 की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जनरल वो होती है NS2 NP3। अब इसके ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमारा ये हो गया p ऑर्बिटल जिसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह प्रेजेंट होंगे हक्कल रूल की तरह, सॉरी हुन्स रूल की तरह। तो हुन्स रूल क्या कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होती है। तो यहाँ पे NS2 NP3 ऑर्बिटल की NS2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ये होगी ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन। अब इसके अंदर देखें तो s ऑर्बिटल तो यहाँ पे फुली फिल्ड है तो मतलब ये स्टेबल है। सिमिलरली जो हमारा p ऑर्बिटल है, तीनों p ऑर्बिटल के सबशेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो मतलब ये जो ऑर्बिटल हो गया इस समय हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फील्ड ऑर्बिटल भी फुली फील्ड की तरह ऑलमोस्ट स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी इज मोर। सिमिलरली हम ग्रुप 16 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसके अंदर क्या कन्फिग्रेशन होती है जनरल NS2 NP4। अब इसकी अगर हम ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारा हो गया s ऑर्बिटल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये हो जाएगा हमारा p ऑर्बिटल जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये जो हमारा ऑर्बिटल देखें तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, ये स्टेबल है, बट इसके अंदर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब ये क्या हो गया पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है, पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है ये। तो जिसकी स्टेबिलिटी हाफ फील्ड ऑर्बिटल से कम होती है, लेस स्टेबिलिटी। अब इन दोनों के अंदर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि ग्रुप 16 से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं जो कि हमें बोला गया है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ग्रुप 16 की वो कम होती है एज कम्पेयर टू द ग्रुप 15। तो अब ग्रुप 16 के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो हो जाएगी वो हाफ फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो हाफ फील्ड हो जाएगी। तो हाफ फील्ड की ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो इस वजह से इसकी एनर्जी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कम हो गई, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इज़ लोअर। और सिमिलरली अगर हम ग्रुप 15 के अंदर बात करें तो ग्रुप 15 के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो इसमें से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे जो कि ज़्यादा स्टेबल है तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए होगी, इस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मोर, क्योंकि यहाँ पे ये इस समय स्टेबल कंडीशन में प्रेजेंट है और स्टेबल कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो उसके लिए एनर्जी हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी, बजाय कि ग्रुप 16 के अंदर जिसके अंदर पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है जिसकी स्टेबिलिटी कम है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल अचीव कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और यही इसका रीज़न है। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि व्हाट हैपेंस व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू कैल्शियम फ्लोराइड। तो हमें H2SO4 की रिएक्शन करवानी कैल्शियम डाइफ्लोराइड के साथ, तो ये B सब पार्ट का फर्स्ट सब पार्ट है कैल्शियम फ्लोराइड प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जब कैल्शियम डाइफ्लोराइड और H2SO4 रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एक HF मॉलिक्यूल जनरेट करवाते हैं, साथ ही साथ कैल्शियम सल्फेट भी जनरेट करवाते हैं। सिमिलरली जो सेकंड सब पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल। तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है SO2। रिएक्शन किसके साथ करवानी है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल, तो चारकोल का हम कार्बन एटम बोल सकते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो H2O के मीडियम के अंदर होगी, जब ये सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन जो होता है वो एक्वस मीडियम के अंदर ही रिएक्शन करेंगे। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी तो हमें एक HCl मॉलिक्यूल जनरेट करवा देंगे, साथ ही साथ H2SO4 भी मॉलिक्यूल जनरेट कराने की। तो यहाँ पे सल्फर की जो रिडक्शन हो रही है, सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन में स्टेट में था, अब यहाँ पे जाके +2 रिडक्शन स्टेट में आ जाएगा, तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है सल्फर एटम की। सिमिलरली जो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यहाँ पे
अमोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो अमोनियम क्लोराइड मतलब कि अमोनियम की जो अमोनियम NH4 प्लस होता है, नाइट्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एक हाइड्रोजन अपना रिलीज करके अमोनिया बन सकता है। तो जब इसकी अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो एक तो हमें मिलेगा अमोनिया मॉलिक्यूल। सिमिलरली हमें मिल सकता है जब हम अमोनियम क्लोराइड निकालेंगे, क्लोराइड कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर सकता है तो कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये फर्दर H2O मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट करता है। तो अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो अमोनिया के साथ कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाता है इस केस के लिए। सो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। सो थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।